हेलो एंड वेलकम टू भावना गंभीर कॉमर्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 6 जो कि है स्टाफिंग। चैप्टर 1 में हमने पढ़े थे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टाफिंग। स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मिडिल लेवल मैनेजर्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका स्टाफ एक वैल्यूएबल एसेट की तरह होता है। थिंक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बहुत सारा कैपिटल है, बहुत सारी मशीनरी है, लेकिन स्टाफ नहीं है। बिना स्टाफ के किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम नहीं हो सकता। उसका ह्यूमन रिसोर्स उसका सबसे वैल्यूएबल एसेट होता है। स्टाफिंग मीन्स पुटिंग राइट पर्सन एट राइट प्लेस ऑन राइट टाइम फॉर द राइट जॉब. Staffing is that function of management which is concerned with obtaining, utilizing and maintaining satisfactory and satisfied workforce. It is continuous process. New jobs भी create होती हैं, बहुत सारे existing employees organization को छोड़ करके भी जाते हैं। तो staffing basically एक continuous process है, चलता रहता है जब तक एक organization चलता रहेगा। चलिए अब देखते हैं importance of staffing. ह्यूमन रिसोर्स इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरी बिजनेस। जब भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं आपको ह्यूमन रिसोर्स की सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बिना ह्यूमन रिसोर्स कोई काम नहीं हो सकता। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस उसके एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इस पर डिपेंड करता है कि वो कितने कॉम्पिटेंट हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग आर एज फॉलोज। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टाफिंग का ये है कि हम थ्रू स्टाफिंग जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वेकेंट जॉब पोजीशंस होती हैं उसको फिलअप करते हैं अच्छे से अच्छे एम्प्लॉय के साथ, कॉम्पिटेंट पर्सनल के साथ। दूसरा पॉइंट है जब हम राइट पर्सन को राइट जॉब ऑफर करते हैं ऑन द राइट प्लेस ऑन द राइट टाइम तो उससे परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूव हो जाती है। थर्ड पॉइंट है सर्वाइवल एंड ग्रोथ। हम इंश्योर करते हैं थ्रू स्टाफिंग कि कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को भी मिलती रहे, ऑल्सो टू द ऑर्गेनाइजेशन भी फ़ायदा होता रहे। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। हमें ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी अवेलेबल मैन पावर है, अवेलेबल हमारे पास स्टाफ है, हमें उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। हमेशा हमें ये मेक श्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे अधिक लोग ना हो। ओवर स्टाफिंग को हमको अवॉइड करना है क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है। ऑल्सो अगर ह्यूमन रिसोर्स कम है तो हमें और स्टाफ को एम्प्लॉय करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। तो ना ही अपने को ओवर स्टाफिंग चाहिए ना अंडर स्टाफिंग चाहिए। ये भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे थ्रू स्टाफिंग। लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि थ्रू स्टाफिंग हम अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फैक्शन देते हैं, साथ ही साथ उनका मोरल बूस्ट करते हैं। कैसे? अच्छी कंपनसेशन दे करके, फेयर कंपनसेशन दे करके, उन्हें ट्रेनिंग दे करके हम उनकी स्किल्स एनहांस करते हैं और इससे हमारे एम्प्लॉयज़ का मोरल हमेशा हाई रहता है। जो दिखता है उनकी प्रोडक्टिविटी के अंदर में, उनसे उनकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफ दोनों को ही इसका फ़ायदा मिलता है। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है कि हमें एस्टिमेट करना है कि हमारी मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या है, हमें कितने ह्यूमन रिसोर्स, कितने एम्प्लॉयज़, स्टाफ की ज़रूरत है उस काम को पूरा करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट, जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कितने लोगों की ज़रूरत है तो हम रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट के अंदर में हम पूलिंग ऑफ कैंडिडेट्स करते हैं, कैंडिडेट्स को इंड्यूस करते हैं कि वो उस जॉब के लिए, उस वेकेंट सीट के लिए अप्लाई करें। थर्ड स्टेप है सिलेक्शन। जितने भी लोग फॉर्म्स भरते हैं हम उनमें से जो अच्छे लोग होते हैं, जो उस क्वालिफिकेशन को फुलफ़िल करते हैं, उन लोगों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी लोग वहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं। जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनको प्लेसमेंट दिया जाता है एंड साथ ही साथ उनका ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोडक्शन मतलब कि इंडक्शन या ओरिएंटेशन आप कह सकते हैं किया जाता है। वंस द कैंडिडेट्स आर प्लेस्ड और उनका ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइजेशन में हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप है कि उनको ट्रेन किया जाए ताकि उनका डेवलपमेंट हो, उनकी स्किल्स एनहांस हो पाए, वो ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर को समझ पाएँ, तो उसके लिए उन्हें एक ट्रेनिंग दी जाती है। आफ्टरवर्ड्स उनकी परफॉर्मेंस को हम एनालाइज करते रहते हैं, अप्रेज करते रहते हैं। जैसे उनकी परफॉर्मेंस होती है उस हिसाब से उनको हम प्रमोशंस देते हैं, उनकी कैरियर प्लानिंग करते हैं एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एम्प्लॉयज़ को उनकी जॉब्स के अकॉर्डिंग फेयर कंपनसेशन दिया जाता है। तो ये थे स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। चलिए अब इन स्टेप्स को वन बाय वन हम लोग डिटेल में समझते हैं।
स्टाफिंग प्रोसेस में हमारा सबसे पहला स्टेप है एस्टिमेट करना कि हमारी मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या है। जब हमें ऑर्गेनाइजेशन में पता चल जाता है कि हमारा गोल्स क्या है, उस हिसाब से हम ये पता लगाते हैं कि हमें कितने लोगों की, कितने स्टाफ की, कितने ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है उन गोल्स को पूरा करने के लिए। ऑल्सो हमें उनमें क्या स्किल्स, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, ये भी हम उसी समय पता लगा लेते हैं। कंपनी कई बार अलग से भी पॉलिसी बनाती है वुमेंस के लिए, बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए, स्पेशल डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट्स के लिए। ये सारी चीज़ें भी एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट में तय कर दी जाती है। जब हम एस्टिमेट करते हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट तो हम दो चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, एक वर्क लोड एनालिसिस और एक वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस में हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमें कितने और किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्स चाहिए अपने प्लान्स को पूरा करने के लिए, जबकि वर्क फोर्स एनालिसिस में हम ये ऑर्गेनाइजेशन से पता लगाते हैं कि हमारे पास अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स किस टाइप और कितने नंबर्स में अवेलेबल है। यहाँ हमारा मेन एम है राइट नंबर एंड राइट काइंड ऑफ पीपल इन राइट प्लेस एट राइट टाइम अवेलेबल रहे। वंस वी नो कि हमें कितना और किस तरीके का, किन स्किल्स का मैन पावर चाहिए, नेक्स्ट स्टेप इज़ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में हमारा एम है एक पूल ऑफ एप्लीकेंट्स बनाना। ढेर सारे एप्लीकेंट्स को हम वहाँ पे इंड्यूस करते हैं कि वो उस जॉब के लिए अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट के लिए बेसिकली हमारे पास दो सोर्सेस होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, जिसे हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सिलेक्शन। सिलेक्शन में हम जितना भी पूल ऑफ कैंडिडेट्स इकट्ठा हुआ है रिक्रूटमेंट में, हम सिलेक्शन के दौरान उनमें से बेस्ट कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं। रिक्रूटमेंट को एक पॉजिटिव स्टेप कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है एक जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, जबकि सिलेक्शन को एक नेगेटिव स्टेप कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने लोगों ने उस जॉब के लिए अप्लाई किया है उसमें से सिर्फ थोड़े से कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाएंगे, इसीलिए इसे एक नेगेटिव स्टेप कहा जाता है। सिलेक्शन के दौरान कैंडिडेट्स को बहुत सारे हर्डल्स को क्रॉस करना पड़ता है। जो भी कैंडिडेट्स उन हर्डल्स को क्लियर कर लेते हैं वही सेलेक्ट हो पाते हैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। Selection process is done to fulfill the two objectives of organization। सबसे पहला ये कि थ्रू सिलेक्शन हम जो सबसे ज़्यादा सूटेबल बेस्ट कैंडिडेट जो होता है उसको चूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑल्सो सेकंड स्टेप ये है कि हम उन कैंडिडेट्स को ऑर्गेनाइजेशन की और उस वर्क की सीरियसनेस को समझाते हैं। उन्हें ये उससे एहसास होता है कि वो आउट ऑफ जितने भी कैंडिडेट्स ने उस जॉब के लिए अप्लाई किया था वो सबसे बेस्ट हैं, इसीलिए उन्हें चूज़ किया गया है, तो ऑर्गेनाइजेशन और वर्क की सीरियसनेस उन्हें समझ में आ पाए। वंस द कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड, नेक्स्ट स्टेप है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का। जब कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में जॉब असाइन कर दिया जाता है, उन्हें बता दिया जाता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में उनका रोल क्या है। ऑल्सो थ्रू ओरिएंटेशन नए एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में सबसे मिलवा दिया जाता है, वर्क कल्चर समझा दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया जाता है, सो दैट वो उस वर्क और इन्वायरमेंट में ईजिली एडजस्ट हो पाएँ। फिफ्थ स्टेप है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब एम्प्लॉयज़ का प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन हो जाता है उसके बाद सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में अपने काम को और इफ़ेक्टिवली एंड साथ ही साथ और एफिशिएंटली करने लग जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग देने के दो तरीके हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली तो स्टाफिंग के 5 स्टेप्स हैं, but there are 3 more steps for firms without separate HRD। HRD means Human Resource Department। तो जिन ऑर्गेनाइजेशन में, जिन फर्म्स में अलग से HRD Human Resource Department नहीं होता है, वहाँ 3 और स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। तो हमारा 6th पॉइंट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसके थ्रू एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है, चेक किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं। इससे हमें एम्प्लॉयज़ के पोटेंशियल का भी पता चलता है, जिसके हिसाब से उनका फ्यूचर में प्रमोशन, ट्रांसफ़र और उनको जॉब्स असाइन किया जाएगा।
अब अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो स्टैंडर्ड जो सेट किया गया है उससे बेहतर काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, उन्हें प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन के साथ उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सैलरी, स्टेटस, प्रेस्टीज, ये सारी चीज़ें भी एडवांस हो जाएंगी। तो बेसिकली परफॉर्मेंस इसलिए एनालाइज करते हैं ताकि प्रमोशन हो पाए। अब ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसे कंपनसेशन तो चाहिए। कंपनसेशन, उसे रिवॉर्ड्स जो है उसे दो तरीके से दिए जाएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट्स में वेजेस, सैलरी, इंसेंटिव, कमीशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये टाइम बेस्ड होता है, दिहाड़ी, डेली वेजेस भी होते हैं, वीकली, मंथली, एनुअली भी होता है। ऑल्सो परफॉर्मेंस के ऊपर भी होता है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिट्स आप बनाएंगे या बेचेंगे उस हिसाब से भी आपको तनख्वाह मिलेगी। दूसरा है इनडायरेक्ट पेमेंट, जिसे हम लोग नॉन मॉनेटरी भी कह सकते हैं, जैसे कि रेंट फ्री होम, फ्री कार, बच्चों की फ्री पढ़ाई, ये सारी सुविधाएं इनडायरेक्ट पेमेंट में आती हैं। तो ये थे स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। चलिए जानते हैं कि एस्पेक्ट या कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग क्या है। बेसिकली 3 एस्पेक्ट या 3 कंपोनेंट्स हैं स्टाफिंग के, जो कि है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव स्टेप होता है जहाँ पे हम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं और इंड्यूस करते हैं कि वो एक जॉब के लिए अप्लाई करें। बेसिकली थ्रू रिक्रूटमेंट पूलिंग ऑफ कैंडिडेट्स किया जाता है। वही दूसरी तरफ सिलेक्शन जो है वो एक नेगेटिव प्रोसेस होता है, जिसमें हम मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को तो सेलेक्ट कर लेते हैं लेकिन बाकी सारे लोग हो जाते हैं रिजेक्ट। तो वहाँ पे रिजेक्शन जो है वो अधिक होती है, इसीलिए उसे एक नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। वंस सिलेक्शन इज़ डन, नेक्स्ट हमारा स्टेप है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के थ्रू हम अपने एम्प्लॉय की स्किल्स और उसकी नॉलेज को अपग्रेड करते हैं, सो दैट वो एम्प्लॉय अपने काम को और अच्छे तरीके से कर पाए। तो ये थे एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। चलिए अब डिटेल में जानते हैं कि क्या है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सर्च करते हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को और उन्हें एनकरेज करते हैं कि वो उस जॉब के लिए, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक वेकेंट पोजीशन है, उसके लिए अप्लाई करें। ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे हम ढेर सारे कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं किसी एक वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए। इसमें हम पूलिंग ऑफ कैंडिडेट्स करते हैं। An organization communicate the vacant job position through different sources of recruitment. Different sources होते हैं रिक्रूटमेंट के, अभी हम लोग आगे वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। रिक्रूटमेंट का 2 मेन एम है, A to discover various sources of manpower and B to create pool of applicants. रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व फॉलोइंग एक्टिविटीज़। सबसे पहला हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या है सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई, हमें कहाँ कहाँ से, किन किन सोर्सेज से लेबर की अवेलेबिलिटी हो सकती है। दूसरा, इवैल्यूएट वैलिडिटी ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, जो हम डिफरेंट सोर्सेज से लेबर ले रहे हैं वो कितना अप्रोप्रिएट है, कहाँ से लेबर लेना ज़्यादा सही रहेगा। तीसरा, टू चूज़ द मोस्ट सूटेबल सोर्स, हम जब पता कर लेंगे कि उनके गुड और बैड पॉइंट्स क्या हैं तो उनमें जो मोस्ट सूटेबल सोर्स होगा हम वहाँ से लेबर को अपने यहाँ पे एम्प्लॉय करेंगे। एंड लास्ट, टू अट्रैक्ट एंड मोटिवेट प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स कि वो उस जॉब जो वेकेंट पोजीशन है उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। चलिए अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इसे टिक मार्क कर लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जब भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी वेकेंट जॉब पोजीशन को अपने ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग किसी स्टाफ से फिलअप करते हैं तो उसे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहा जाता है। और जब कभी भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की किसी वेकेंट जॉब पोजीशन को किसी बाहरी एम्प्लॉय से, किसी फ्रेश न्यू कैंडिडेट से फिलअप करते हैं तो उसे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि क्या है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड क्या है इसके 2 मेन सोर्सेज। इंटरनल सोर्स रेफर्स टू मेकिंग यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ टू फिलअप वेकेंट जॉब। वेकेंट जॉब को फिलअप करने के लिए जब आप एग्जिस्टिंग स्टाफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहलाता है। इसके 2 मेन सोर्सेज हैं, एक है प्रमोशन और एक है ट्रांसफ़र। प्रमोशन को याद रखिएगा, हम एक वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ कहते हैं, जबकि ट्रांसफ़र को हम लोग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ कहते हैं।
प्रमोशन बेटा आपने पहले भी सुना हुआ है, आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। जब आप क्लास 11 से क्लास 12 में आए तो आप क्या हुए, आप प्रमोट हो गए। इन द सिमिलर मैनर जब एक क्लर्क असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है या फिर असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर बन जाता है तो उसका क्या हुआ, उसका प्रमोशन हो गया। यहाँ पे आपकी जो जॉब पोजीशन है वो अपग्रेड हो गई, आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गया, आपकी यहाँ पे सैलरी भी बढ़ गई, आपकी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो प्रेस्टिज है वो भी इम्प्रूव हो गई। तो बेसिकली आपको हायर जॉब पोजीशन ऑफर की जाती है थ्रू प्रमोशन। और ट्रांसफ़र का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, one department to another, or from one shift to another without any change in responsibility or status of employee. जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक डिपार्टमेंट में ओवर स्टाफिंग हो जाती है और दूसरे डिपार्टमेंट में अंडर स्टाफिंग है, तो जहाँ पे भी स्टाफ ज़्यादा है और जहाँ पे कम है तो ज़्यादा वाली जगह से हम स्टाफ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं जहाँ पे कम स्टाफ है, और इससे हम बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं और हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ ओवर स्टाफिंग एंड अंडर स्टाफिंग। तो बेसिकली प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। चलिए अब देखते हैं मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि इससे हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल बूस्ट होता है। जब उन्हें प्रमोशन मिलेगा तो उससे उनमें एक नई एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आ जाती है। दूसरी बात ये है कि ये एक सिंपल प्रोसेस है, हम यहाँ पे इसके ऊपर रिलाई इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन का ऑलरेडी हिस्सा हैं, तो हमें वापस से एक लंबे से प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन को फॉलो अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अच्छी बात यह है कि हम इससे डेवलप करते हैं अपने फ्यूचर मैनेजर्स को। जब हम अपने ही एम्प्लॉयज़ को, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करते हैं तो एक समय ऐसा भी आएगा कि जब वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेंगे और बनेंगे हमारे मैनेजर्स। क्योंकि इंटरनल एम्प्लॉयज़ ही यहाँ पे प्रमोट हो करके या ट्रांसफ़र हो करके इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू आए हैं, तो यहाँ पे हमें इंडक्शन सेरेमनी जो होती है, ट्रेनिंग होती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में हम लोगों ने जो पढ़ा ट्रांसफ़र के थ्रू हम ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज़ ये इकोनॉमिकल है, सस्ता प्रोसेस है, इसलिए क्योंकि एक एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, तो उनके पास तो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेनिंग मिलनी थी वो पहले से उनके पास है, तो ट्रेनिंग का भी खर्च बच जाता है। तो ये थे मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या है डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे पहला डीमेरिट तो ये है कि जब हम इंटरनल सोर्स का ही इस्तेमाल करते रहते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेश टैलेंट की कमी हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में ओल्ड एम्प्लॉयज़ अपने पुराने ही ट्रेडिशनल तरीक़ों से काम करते रहते हैं, कुछ भी नया ऑर्गेनाइजेशन में नए व्यूज़, आइडियाज़ और स्किल्स नहीं आ पा रहे हैं, जो कि एक डीमेरिट है। दूसरा पॉइंट है डिक्रीज़ इन एंथुजियाज़म लेवल, क्योंकि एम्प्लॉयज़ पुराने और उनके काम करने के वही पुराने घिसे पिटे तरीके, इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ लेथार्जिक फील करने लग जाते हैं। थर्ड सबसे बड़ा डीमेरिट इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का ये है कि ये सूटेबल नहीं है न्यू ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, न्यू एंटरप्राइज के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनके पास तो कोई एम्प्लॉय ही नहीं होता जिसको वो प्रमोट कर पाए, ना ही उनके पास कोई एम्प्लॉय है जिसको वो ट्रांसफ़र कर पाए। उनके पास तो एम्प्लॉयज़ हैं ही नहीं ना, उनको इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट किसी काम का नहीं है, उनको एक्सटर्नल सोर्स ही यूज़ करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ कंपटीशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बाहर का कोई नया एम्प्लॉय आ ही नहीं रहा है, तो हमें आउटसाइड वर्ल्ड से कोई कंपटीशन फेस करना ही नहीं पड़ रहा। ट्रांसफ़र्स के थ्रू हम एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ले रहे हैं, ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग की, लेकिन अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ का लगातार बार बार बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र करेंगे तो उससे हमारे एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो ये लो प्रोडक्टिविटी इंटरनल सोर्स का एक डीमेरिट है। ऑल्सो जब हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को यूज़ करते हैं वेकेंट जॉब पोजीशंस को फिलअप करने के लिए, तो हमारे पास चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो बहुत लिमिटेड रहता है, इसमें कोई वाइड रीच नहीं है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं जिसमें से हम अपनी जॉब पोजीशंस को फिलअप करते हैं, तो लिमिटेड चॉइस जो है वो यहाँ पे एक सबसे बड़ा डीमेरिट है। तो ये थे डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हम देखते हैं क्या है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट।
एक्सटर्नल सोर्स रेफर्स टू सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द सोर्सेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से किसी नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं तो उसे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिकली अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयज़ के लिए है। यहाँ पे बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया जाता है और उस पर एक नोटिस चिपका दिया जाता है जिसमें अवेलेबल जॉब्स के बारे में डिटेल लगी रहती है। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो हमारे प्रेमिसेस के बाहर वहाँ पे जॉब सीकर्स इकट्ठा होते हैं और वहीं से हम ऑन द स्पॉट उनका सिलेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे वर्कर्स को अपॉइंट किया जाता है कैजुअल वर्कर्स के तौर पे और वो बदलते रहते हैं और उनको रेम्यूनरेशन भी दिहाड़ी के तरीके से डेली वेजेस के हिसाब से दे दिया जाता है। सेकेंड टाइप है कैजुअल कॉलर्स। यहाँ पे कंपनी बेसिकली समय समय पे जॉब सीकर्स की एप्लीकेशंस को रिसीव करती रहती है और कंपनी द्वारा उनका एक डाटाबेस तैयार कर लिया जाता है। जब भी एक सूटेबल वैकेंसी अराइज करती है तो उन कैजुअल कॉलर्स को कॉल कर लिया जाता है। ये एक इकोनॉमिकल मेथड है और यहाँ पे हमारी कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट जो है वो बच जाती है। थर्ड सोर्स है एडवर्टीजमेंट। आपने न्यूज़पेपर, जर्नल, मैगजीन और टेलीविज़न में एडवर्टीजमेंट देखा होगा। यहाँ पे फुल डिस्क्रिप्शन दिया रहता है जॉब और उसके रिक्वायरमेंट के बारे में। ये बेसिकली स्किल्ड और एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ के रिक्रूटमेंट का एक तरीका है। फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ये अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए। जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो अपनी डिटेल्स यहाँ पर रजिस्टर कर सकता है इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस के साथ। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस बेसिकली एक लिंक है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ या जॉब सीकर्स। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ये बेसिकली रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में हेल्प करते हैं, सेम जैसे है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उसी तरीके से, लेकिन ये एक नॉमिनल सी फीस चार्ज करते हैं इस सर्विस को प्रोवाइड करने की। 6 पॉइंट है कैंपस रिक्रूटमेंट। यहाँ पे कंपनीज आपके कॉलेजेस के अंदर में, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में आती है और जो भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स उन जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उनका इंटरव्यू लेती है। कई बार कुछ एग्ज़ाम्स भी होते हैं और वहाँ से लोगों को मतलब स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है। 7th है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जब कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय किसी अपने पहचान के फ्रेंड, रिलेटिव या किसी नोन वन को एनकरेज करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए, तो उसे कहते हैं रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। यहाँ पे उस रिकमेंडेड कैंडिडेट की प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, कई बार कुछ इंटरव्यू भी होता है और उस बेसिस पे फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि उन्हें सेलेक्ट करना है या रिजेक्ट। 8th पॉइंट है लेबर कॉन्ट्रैक्ट। ये इंटरमीडिएटरीज होते हैं जिन्हें हम एजेंट या लेबर कॉन्ट्रैक्टर के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स के रिक्रूटमेंट के लिए होते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन करता है अपना एक रिलेशनशिप विद लेबर एंड जब भी हमें उन वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है तो एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर वो अनस्किल्ड वर्कर्स की अवेलेबिलिटी हमारे लिए करा देता है। एंड लास्ट हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में है वेब पब्लिशिंग। इंटरनेट अभी के समय में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बन चुका है। वेरियस वेबसाइट है जहाँ पे हमें जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। naukri.com, शाइन जॉब्स, इंटर्नशाला, बहुत सारी ऐसी पॉपुलर वेब पब्लिशिंग सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है जिनका इस्तेमाल करके हम रिक्रूट कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वेल क्वालिफाइड पर्सनल। तो ये थे वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। चलिए देखते हैं कि क्या है मेरिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर एक्सटर्नल सोर्सेज के सबसे बड़े फ़ायदे की बात करें तो वो ये है कि हमें इसके थ्रू क्वालिफाइड पर्सनल मिल जाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दूसरा कि वाइड चॉइस है, हमारे पास यहाँ पे लिमिटेड चॉइस नहीं है, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, बहुत सारी चॉइसेस हो जाते हैं एंड आउट ऑफ ऑल दोज कैंडिडेट्स हम सबसे बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए चूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है फ्रेश टैलेंट, क्योंकि कोई बाहर से ऑर्गेनाइजेशन में आने वाला है तो ना सिर्फ वो व्यक्ति, उसके नए नए आइडियाज़, फ्रेश टैलेंट, यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। ऑल्सो एक बहुत बड़ा मेरिट है एक्सटर्नल सोर्स का कि जब भी कोई आउटसाइडर ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो ऑटोमेटिकली एग्जिस्टिंग स्टाफ के अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जन्म ले लेती है। तो ये थे मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। चलिए अब देखते हैं कि क्या है डीमेरिट्स।
तो देखिए सबसे पहला डीमेरिट तो यही है कि कई बार एग्जिस्टिंग स्टाफ डिससेटिस्फाइड भी हो जाता है कि आखिर हमें ऐसी क्या कमी रह गई कि हमें ना प्रमोट करके हायर जॉब पोजीशन के लिए किसी बाहर से नए एम्प्लॉय को रिक्रूट कर लिया। तो डिससेटिस्फाई भी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, गुस्सा भी होता है, कई बार वो इसको लेकर के बुरा फील करके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ भी सकते हैं, तो प्रॉब्लम भी है। दूसरा लेंदी प्रोसेस है। जब आप बाहर से किसी को रिक्रूट करते हैं तो वो एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है, बहुत सारा समय उसमें जाता है। ऑल्सो सिर्फ समय नहीं जाता, वो एक कॉस्टली प्रोसेस भी है, बहुत सारा पैसा एडवर्टीजमेंट पे भी आपको लगाना पड़ता है। तो ये थे कुछ डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। चलिए अब देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसे टिक मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनल में जहां हम यूज़ करते हैं एग्जिस्टिंग स्टाफ का, वही एक्सटर्नल में हम बाहर से आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से सर्च करते हैं नए एम्प्लॉयज़ को। सेकेंड पॉइंट ये है कि इंटरनल में हमारे पास रहती है लिमिटेड चॉइस, जबकि एक्सटर्नल में हमारे पास है वाइड चॉइस ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट ये है कि इंटरनल जो है वो चीपर है, ऑल्सो लेस टाइम टेकिंग है, जबकि एक्सटर्नल जो है वो बहुत कॉस्टली प्रोसेस है और बहुत सारा समय भी उसमें जाता है। नेक्स्ट है, जब हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज़ करते हैं तो वो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, जबकि हम जब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को यूज़ करते हैं, बाहर से किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट कर लेते हैं, तो हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ जो है डिससेटिस्फाइड हो जाता है। इंटरनल में देयर इज़ नो स्कोप ऑफ फ्रेश टैलेंट, जबकि जब आप एक्सटर्नल सोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में न्यू ब्लड, न्यू आइडियाज़ और नई एनर्जी आ जाती है। तो ये था डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। As we know, there are three aspects or components of staffing, that is recruitment, selection and training. रिक्रूटमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या है सिलेक्शन एंड सिलेक्शन का प्रोसेस। सिलेक्शन के दौरान एक कैंडिडेट को वेरियस हर्डल्स को क्रॉस करना पड़ता है। सबसे पहले होता है उनका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। आफ्टर स्क्रीनिंग कुछ टेस्ट होते हैं, जिसे सिलेक्शन टेस्ट के अंदर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। जो लोग टेस्ट को पास कर लेते हैं उन्हें इंटरव्यू देना पड़ता है। इंटरव्यू के बाद उनका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक होता है, फिर एक सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है। जिनका सिलेक्शन डिसीजन क्रॉस हो जाता है वो मेडिकल एग्जामिनेशन देते हैं। जिनका मेडिकल क्लियर हो जाता है उन्हें जॉब ऑफर दिया जाता है, एंड आफ्टर जॉब ऑफर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है विद द सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़। चलिए अब हम इस पूरे प्रोसेस को वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। पहले जान लेते हैं कि क्या है सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन्स द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड चूज द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। रिक्रूटमेंट में जहां हमने एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स बनाया था, उनमें से हम जो सबसे ज़्यादा सही पर्सन या एम्प्लॉय उस जॉब के लिए है, सिलेक्शन के दौरान उन्हें चूज़ करते हैं। वेरियस स्टेप्स आर परफॉर्म टू एलिमिनेट द अनसूटेबल कैंडिडेट्स को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाता है, एंड जो बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं उनको यहाँ सेलेक्ट कर लिया जाता है। सबसे पहला स्टेप है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में बेसिकली कैंडिडेट ने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें दी गई उनकी जानकारी के बिहाफ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें उन्हें नेक्स्ट राउंड में लेकर के जाना है या यहीं से रिजेक्ट कर देना है। तो जो भी अनसूटेबल कैंडिडेट्स होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म वो वहीं से एलिमिनेट हो जाते हैं। जो पास हो जाते हैं उन्हें नेक्स्ट राउंड में लेकर के जाया जाता है। अब जिनकी क्वालिफ़िकेशन हमारी रिक्वायरमेंट को मैच कर रही थी, उस बेसिस पे उनका फॉर्म सेलेक्ट हो गया और अब उन्हें देना होगा सिलेक्शन टेस्ट। दोज हु पास द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग आर कॉल्ड फॉर द सिलेक्शन, या फिर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट भी कहते हैं। सिलेक्शन टेस्ट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट उनके एप्टीट्यूड, उनके इंटरेस्ट, उनके इंटेलिजेंस, उनकी पर्सनालिटी, करेक्टर, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें थ्रू सिलेक्शन टेस्ट पता चलता है, जो कि एप्लीकेशन से तो हमें बिल्कुल पता नहीं चल पाता है। तो बेसिकली एप्लीकेशन से जो बातें हमें नहीं पता चल पाई, उन चीज़ों की जानकारी लेने के लिए यहाँ पे लिया जाता है उनका सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट को 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले है इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके थ्रू हम अपने कैंडिडेट का IQ लेवल, उनका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पता करते हैं। दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके थ्रू हम उनका पोटेंशियल पता करते हैं, उनकी ग्रास्पिंग पावर पता करते हैं कि वो कितनी जल्दी और कितनी अच्छे से नई स्किल्स लर्न कर सकते हैं।
फिर आता है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट से हम उस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी वैल्यूज़, बिलीव्स, एटीट्यूड, इमोशंस, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट से हम उस इंडिविजुअल एम्प्लॉय की जो भी एग्जिस्टिंग स्किल्स है, जो उनकी एक्सपर्टीज़ है, उसके बारे में पता करते हैं। एंड लास्ट है इंटरेस्ट टेस्ट। ये कंडक्ट किया जाता है ये जानने के लिए कि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उन्हें क्या चीज़ें करना पसंद है, उनकी हॉबीज़ क्या है, ये इसके थ्रू हमें पता चलती है। तो बेसिकली इन सब टेस्ट के थ्रू हमें उस कैंडिडेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को भी एक मौका मिलता है, कैंडिडेट को भी एक मौका मिलता है कि वो अपनी सैलरी, नेचर ऑफ जॉब एंड पोस्ट एक्सेट्रा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आफ्टर इंटरव्यू होता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। हर कैंडिडेट को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में 2 से 3 ऐसे लोगों का नाम और एड्रेस देना पड़ता है जिनसे हम उनका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। रेफरेंस के लिए वो दे सकते हैं अपने पास्ट एम्प्लॉयर, किसी नोन पर्सन या टीचर का नाम, जहां से हम उनके बैकग्राउंड और रेफरेंस को एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक के बाद लिया जाता है सिलेक्शन डिसीजन। जिन भी कैंडिडेट्स ने सारे हर्डल्स को क्रॉस कर लिया है उन्हें हम इंक्लूड करेंगे अपनी फाइनल लिस्ट में, और डिसीजन हर चीज़ को कंसिडर करते हुए लिया जाएगा कि कौन कैंडिडेट होगा सेलेक्ट और कौन हो जाएंगे रिजेक्ट। जिन भी कैंडिडेट्स का नाम फाइनल लिस्ट में आ जाता है उन्हें देना पड़ता है मेडिकल एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो मेडिकल टेस्ट टू डिक्लेयर दैट दे आर कंप्लीटली फिट एंड फाइन फॉर द जॉब। अब जिन कैंडिडेट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर हो गया उन्हें हम इशू कर देंगे जॉब ऑफर थ्रू देयर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। इस लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन, पे स्केल एंड बाकी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डेट एंड टाइम ऑफ ज्वाइनिंग हर चीज़ मेंशन रहती है। अब एम्प्लॉयर ने उस कैंडिडेट को जॉब ऑफर दे तो दिया, अगर वो कैंडिडेट उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो हमें बनाना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। After the candidate accepts the job offer, a written contract of employment is made between the employer and employee. Contract includes all the information regarding the job title, duty, responsibility, date of joining, pay, allowances and rules and regulations. तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। चलिए पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एम्स टू क्रिएट अ लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट्स, जबकि सिलेक्शन के अंदर में हम इंश्योर करते हैं कि सिर्फ कॉम्पिटेंट कैंडिडेट ही एम्प्लॉय हो। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे हम पूलिंग ऑफ कैंडिडेट करते हैं, जबकि सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट्स उस जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं होते हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिक्रूटमेंट एक बहुत सिंपल प्रोसेस है बिकॉज कैंडिडेट को यहाँ कोई हर्डल क्रॉस नहीं करना पड़ता, जबकि सिलेक्शन एक बहुत टफ और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट को एक के बाद एक बहुत सारे हर्डल्स को क्रॉस करना पड़ता है। रिक्रूटमेंट के बाद आता है सिलेक्शन। पहले रिक्रूटमेंट होगा फिर ही होगा सिलेक्शन, जबकि सिलेक्शन जो है सिर्फ तभी हो सकता है जब पहले आपने रिक्रूटमेंट कर लिया हो तो इसीलिए कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट प्रीसीड सिलेक्शन वेयर सिलेक्शन स्टार्ट्स आफ्टर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज डन। तो ये था डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जैसा कि आपको पता है देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग, दैट इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब पढ़ते हैं अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। Training is the process of increasing knowledge, skills and abilities of employees for doing a particular job. After selection हम अपने कैंडिडेट को, जो कि अब हमारा एम्प्लॉय बन चुका है, ट्रेनिंग देते हैं ताकि उसकी नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़ इन्हांस हो पाए, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें जो काम सौंपा गया है वो उस काम को बेहतर तरीके से कर पाए। इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये एक सिस्टमेटिक और एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। समय समय पे आपको अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आपकी स्किल्स समय समय पे इम्प्रूव होती रहे, अपडेट होती रहे। फिर आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय। इसका एम है टू प्रिपेयर एम्प्लॉयज़ फॉर हैंडलिंग मोर रिस्पॉन्सिबल एंड मोर चैलेंजिंग जॉब,
बाय डेवलपिंग देयर हिडन क्वालिटीज़ एंड टैलेंट। तो बेसिकली ट्रेनिंग के थ्रू हम एम्प्लॉयज़ की स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज़ को इन्हांस करते हैं किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, वाइल डेवलपमेंट के थ्रू हम फोकस करते हैं ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज़। आखिर ऑर्गेनाइजेशन क्यों अपने एम्प्लॉयज़ को सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग देता है? क्या है इम्पॉर्टेंस या फिर बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड पीपल टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेल्प्स टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। तो बेसिकली हम चाहते हैं ये कि हमारा एम्प्लॉय जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी मेंटेन रखे, समय पे काम पूरा करे, कॉस्ट मिनिमम आए, इसलिए हम अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं ट्रेनिंग। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो इसका फ़ायदा दोनों को मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी एंड एम्प्लॉयज़ को भी। चलिए देखते हैं क्या है बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि सिस्टमेटिक लर्निंग मिल रही है, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को एक तरीके का ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि आउटपुट एक जैसा हो। दूसरा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ट्रेनिंग मिलने से प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयज़ की बढ़ जाती है। ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर कर लेता है अपने लिए फ्यूचर मैनेजर्स। ट्रेनिंग के दौरान जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को चैलेंजिंग जॉब्स देते हैं तो उन्हें एक एक्सपोजर मिलता है कि वो कैसे नई और बड़ी चीज़ों को, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल कर पाएँ। इससे उन एम्प्लॉयज़ को मिलता है मोटिवेशन। दस वी कैन से कि ट्रेनिंग हेल्प्स टू बूस्ट द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। जब ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं, उनकी स्किल्स इन्हांस होती है, तो बदले में एम्प्लॉयज़ भी बेटर रिस्पॉन्स देते हैं टू द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये थे इम्पॉर्टेंस और बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब देखते हैं कि आखिर एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग से क्या फ़ायदा मिलता है। सबसे पहला फ़ायदा एम्प्लॉयज़ को तो ये है कि ट्रेनिंग के थ्रू उन्हें मिलता है अपने करियर के अंदर ग्रोथ, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएंगी इन फ्यूचर। दूसरा फ़ायदा ये है कि क्योंकि अब उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग मिल चुकी है, तो ऑफ कोर्स उनकी अर्निंग भी बढ़ेगी। नेक्स्ट बेनिफिट जो हमारे एम्प्लॉयज़ को मिलता है वो है सेफ्टी। ऑल्सो हायर मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, उनकी इनकम बढ़ गई है, तो उनका मोटिवेशन लेवल भी यहाँ पे इम्प्रूव करता है। एंड लास्ट है हायर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग मिल गई है तो अब वो कॉस्ट का ध्यान रखेंगे, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, काम समय पे कर लेंगे तो टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क होगा। तो इसलिए एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस में बहुत फ़ायदा मिलेगा एम्प्लॉयज़ को। तो ये थे बेनिफिट्स और इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू एम्प्लॉयज़ एंड टू ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग किसी एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड आपकी नॉलेज और स्किल्स एंड एबिलिटीज़ को बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है, जबकि डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। ट्रेनिंग की मदद से एम्प्लॉय अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाता है, किसी एक पर्टिकुलर काम को जो वो कर रहा था पहले से अब उसको और अच्छे से कर पाएगा, जबकि डेवलपमेंट का एम है कि उस एम्प्लॉय का ओवरऑल ग्रोथ हो, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हो। इसीलिए ट्रेनिंग को जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस कहा जाता है, जबकि डेवलपमेंट उसके लिए एक करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है। ट्रेनिंग हैज़ नैरो स्कोप, लिमिटेड स्कोप होता है इसका, जबकि डेवलपमेंट का काफ़ी वाइड स्कोप होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रेनिंग ज़्यादा सूटेबल है टेक्निकल स्टाफ के लिए, जबकि डेवलपमेंट ज़्यादा सूटेबल है मैनेजेरियल स्टाफ के लिए। ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, कुछ ट्रेनिंग 2 हफ्ते, महीने भर, 3 महीने, 6 महीने की भी होती है, जबकि डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसीलिए कहा जाता है कि डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रेनिंग दी जाती है नॉन मैनेजेरियल स्टाफ को, मतलब कि टेक्निकल स्टाफ को दिया जाता है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो यूजफुल है फॉर द मैनेजेरियल स्टाफ। ट्रेनिंग के थ्रू किसी एक पर्टिकुलर जॉब को और बेहतर तरीके से काम करने की नॉलेज दी जाती है, जबकि डेवलपमेंट के थ्रू हम फोकस करते हैं ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय इन ऑल पॉसिबल मैनर्स। ट्रेनिंग का इनिशिएटिव बेसिकली एम्प्लॉयर लेते हैं, हमारे बॉस, जबकि डेवलपमेंट का इनिशिएटिव इंडिविजुअल को खुद लेना पड़ता है। आप चाहेंगे तो ही आपका डेवलपमेंट हो पाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे पहला कदम एम्प्लॉय को उठाना पड़ता है अपने डेवलपमेंट के लिए। तो ये था डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड
एजुकेशन। ट्रेनिंग के थ्रू एम्प्लॉयज़ की नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ बढ़ती है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर जॉब। डेवलपमेंट के थ्रू एम्प्लॉय का ओवरऑल ग्रोथ होता है। एंड एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने एम्प्लॉय की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करते हैं। बेसिकली ट्रेनिंग हेल्प करता है कि एम्प्लॉय किसी एक काम को बेहतर तरीके से कर पाए। डेवलपमेंट का एम है कि एम्प्लॉय का ओवरऑल ग्रोथ हो एंड एजुकेशन का एम है टू डेवलप जनरल नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय। ट्रेनिंग है जॉब ओरिएंटेड, डेवलपमेंट है करियर ओरिएंटेड एंड एजुकेशन है नॉलेज ओरिएंटेड। ट्रेनिंग का नैरो स्कोप है, डेवलपमेंट का सबसे ज़्यादा वाइड, सबसे ज़्यादा ब्रॉडर स्कोप है, जबकि एजुकेशन का स्कोप ट्रेनिंग से ब्रॉडर है। ट्रेनिंग इज़ बेनिफिशियल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पूरा करना है तो ट्रेनिंग ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल गोल्स को पूरा करना है तो डेवलपमेंट ज़रूरी है। और सिर्फ अपने इंडिविजुअल गोल्स को पूरा करना है तो एजुकेशन ज़रूरी है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। चलिए पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टिक कर लीजिए। देयर आर बेसिकली टू मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। जब हम अपने वर्क प्लेस पे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के साथ साथ ही वहीं अपने किसी सुपीरियर से काम को साथ में सीखते भी रहते हैं तो उसे कहा जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जबकि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कहीं, मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में कोई काम सीखने जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम आवर वर्क प्लेस, हमारे वर्क प्लेस के अलावा कहीं बाहर, तो उसे कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग को कहते हैं लर्निंग वाइल डूइंग, जबकि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग को कहते हैं लर्निंग बिफोर डूइंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में एम्प्लॉयज़ को वर्क प्लेस पे ही ट्रेन किया जाता है, जबकि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में एम्प्लॉयज़ को वर्क प्लेस से कहीं बाहर भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग सूटेबल है टेक्निकल जॉब्स के लिए, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग सूटेबल है मैनेजेरियल जॉब्स के लिए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में एम्प्लॉयज़ को वही उनके एक्सपीरियंस वर्कर्स, सुपीरियर्स जो हैं वो ट्रेन करते हैं, जबकि ऑफ द जॉब के अंदर में एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग मिलती है प्रोफेशनल्स से। ऑन द जॉब का एग्जाम्पल है इंडक्शन ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब का एग्जाम्पल है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एंड लेक्चर्स। तो ये था डिफरेंस बिटवीन ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। सबसे पहला मेथड है इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। मीन्स ट्रेनिंग गिवन टू हेल्प न्यू एम्प्लॉयज़ इन सेटलिंग डाउन क्विकली इनटू द जॉब by becoming familiar with people, surroundings, job and business। अगर एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं तो उन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर के साथ, उनके कलीग्स के साथ, सो दैट वो जल्दी से उस वर्क प्लेस में सेटल डाउन हो जाए। इससे नए एम्प्लॉयज़ की इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इंप्रूव करती है, जिससे कॉस्ट और टाइम की बचत होती है। और याद रखिएगा कि ये एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। सेकेंड है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में एक क्लासरूम बनाई जाती है जहाँ पे एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जाता है। ये एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। इसमें एक डुप्लीकेट मॉडल ऑफ वर्कशॉप प्रिपेयर किया जाता है जिसे डमी स्कूल कहते हैं। जब एम्प्लॉयज़ को यूज़ करनी होती है एक्सपेंसिव एंड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स, तो अब हम वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग या फिर कह सकते हैं कि डमी स्कूल को यूज़ करते हैं। थर्ड है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। यहाँ पे ट्रेनीज वर्क करते हैं अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट उन्हें गाइड करते हैं और उन्हें हेल्प करते हैं ताकि वो काम को सीख पाए। ये एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करने के साथ साथ काम को सीख भी रहे हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट, इसीलिए उन्हें एक नॉमिनल सा रेम्यूनरेशन पे किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टिपेंड। ये यूजफुल है इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर, कारपेंटर के लिए। चौथा एंड लास्ट टाइप ऑफ ट्रेनिंग है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। यहाँ पे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंटर करते हैं इन एन अरेंजमेंट विद बिग बिजनेस एंटरप्राइजेज और अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं इंडस्ट्रीज़ में ताकि वो प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस को सीख पाएँ। जैसे कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जाते हैं बड़ी कंपनीज़ में काम सीखने के लिए, मेडिकल के स्टूडेंट्स बड़े अस्पताल में जाते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करने के लिए, BBA MBA के स्टूडेंट्स जाते हैं कंपनीज़ के अंदर में मैनेजमेंट समझने के लिए। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो ये थे वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।